नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो में हम लोग एक अभ्यास सत्र करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा अभ्यास सत्र है वो भाग 2 रहेगा और वो भी समास ही विषय रहेगा। उसका समास विषय का भाग 2 अभ्यास सत्र रहेगा। एक हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो में, उससे पहले संधि का भी कर चुके हैं। अब हम समास का दूसरा कर रहे हैं। इसमें भी समास से रिलेटेड जितने मुख्य प्रश्न बन सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन्हीं को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखेंगे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, ताकि समास हमारा और क्लियर हो जाए और कोई भी प्रश्न बने हम उसका उत्तर दे दें आसानी से। तो आइए दोस्तों, समास की जो अभ्यास सत्र भाग 2 है इसको हम आज शुरू करें। दोस्तों, आज का जो अभ्यास सत्र का हमारा पहला प्रश्न है वो होगा धनम च जनश्च यौवनम च इत्यस्य समस्त पदम किम। तो 3 पद दे दिए, इनको समस्त पद इनका बताना है कौन सा होगा। तो दोस्तों, धनम च जनश्च यौवनम च, इसका जो समस्त पद बनेगा वो होगा धन जन यौवनानि, ठीक है। क्योंकि यौवनम जो अंतिम पद है वो नपुंसक लिंग में है, तो वो क्या होगा, नपुंसक लिंग का ही वो उसमें प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा, तो यौवनानि बनेगा, ठीक है, धन जन यौवनानि। और यहाँ समास कौन सा है, यहाँ द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के भी 3 भागों में से इतरेतर द्वंद्व समास है, ठीक है। 3 भाग होते हैं उसके, इतरेतर, एक शेष और समाहार द्वंद्व। यहाँ कौन सा इतरेतर द्वंद्व समास है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है निर्गतम भयम यस्मात् सह इत्यस्य समस्त पदम किम। तो दोस्तों, निर्गतम भयम यस्मात् सह, इसका जो समस्त पद बनेगा वो होगा निर्भयः, ठीक है, निर्भयः बनेगा। और यहाँ होगा हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ निर्भयः है तो निर्गत, यहाँ तो क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, वो होता अगर निर्भयम होता, ठीक है। यहाँ अगर निर्भयम हम बोलते तो अव्ययी भाव होता, निर्गतः भयम, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नहीं है हमारा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, निर्भयः बनेगा यस्मात् सह, जिसके द्वारा या जहाँ से, ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। अब दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रगतः आचार्यः इत्यस्य समस्त पदम। तो प्रगतः आचार्य का समस्त पद क्या बनेगा, वो होगा हमारा प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य बनेगा। तो यहाँ कौन सा है, यहाँ नय तत्पुरुष समास है। कौन सा, नय तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आज का जो बनता है वो है उभय पदार्थ प्रधानः समासः वर्तते। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें उभय पदार्थ मतलब जितने होते हैं वो सभी के सभी प्रधान होते हैं, सभी का अर्थ प्रधान होता है। कौन से समास में होता है, तो यहाँ कौन सा होगा, यहाँ होगा हमारा द्वंद्व समास। क्या होती है परिभाषा, उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, तो द्वंद्व समास होगा। अब दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है वो है पाणिपादम इत्यस्य समास विग्रहः अस्ति। तो पाणिपादम का समास विग्रह क्या होगा, वो होगा हमारा पाणी च पादौ च। क्या होगा, पाणी च पादौ च, ये हमारा सही उत्तर होगा। और यहाँ समास कौन सा है, द्वंद्व का ही भाग समाहार द्वंद्व समास है। कौन सा है, समाहार द्वंद्व समास, पाणी च पादौ च पाणिपादम। अब दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न बनता है यहाँ पार्वती च परमेश्वरश्च इत्यस्य समस्त पदम किम। तो पूछा है पार्वती च परमेश्वरः च परमेश्वरश्च, क्या होगा समस्त पद। तो दोस्तों, यहाँ होगा हमारा पार्वती परमेश्वरौ, ठीक है, सही होगा हमारा पार्वती परमेश्वरौ। कौन सा समास है, द्वंद्व समास का ही इतरेतर द्वंद्व भाग है, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व समास होगा यहाँ। अब दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पितरौ इत्यत्र समासः वर्तते। पितरौ जो एक पद दिया है उसमें कौन सा समास है, ये पूछा है। तो पितरौ का जब हम विग्रह करते हैं, पहले तो यहाँ कौन सा समास है, विग्रह करेंगे पहले हम। तो विग्रह क्या बनता है पितरौ का, उसका बनता है माता च, और क्या बनता है, पिता च, माता और पिता, ठीक है। तो ये जब विग्रह बनता है तो यहाँ एक शेष द्वंद्व हो जाता है, और क्या बनता है, एक शेष द्वंद्व के द्वारा सिर्फ पितरौ रह जाता है, ठीक है। क्या रह जाता है, पितरौ रह जाता है, और पितरौ रह जाएगा तो यहाँ बनता है एक शेष द्वंद्व, माता च पिता च। अब दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है भेरी पटहम इत्यत्र समासः वर्तते। तो भेरी पटहम में कौन सा समास है,
तो दोस्तों भेरी पटहम जो है हमारा, वहां होगा हमारा कौन सा होगा, समाहार द्वंद्व होगा। कौन सा, समाहार द्वंद्व। और यहाँ का विग्रह क्या बनेगा, तो विग्रह बनेगा हमारा भेरी च पटहम च। क्या बनेगा, भेरी च पटहम च, भेरी पटहम, समाहार द्वंद्व। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है द्वियमुनम इत्यत्र समासः वर्तते। द्वियमुनम जो पद है इसमें कौन सा समास है, तो सीधी सी बात है, सबको पता है, पढ़ा होगा तो अव्ययी भाव समास है, नहीं पढ़ा तो जाके वीडियो देखिए, पता चल जाएगा अव्ययी भाव समास कैसे होगा। इसमें एक सूत्र लगा है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक सूत्र लगा है नदी भिश्च, ठीक है, ये सूत्र लगा है यहाँ। इसके अनुसार क्या है, जब भी कोई नदीवाची शब्द के पूर्व में संख्या होगी, संख्यावाची पद होगा, तो क्या होगा, वहां अव्ययी भाव समास होगा और संख्या पूर्वो द्विगु नहीं लगेगा, तो वहां द्विगु समास नहीं होगा। अब नदीवाची कोई भी हो सकता है, यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी, कोई भी नदी, सिंधु, किसी का भी नाम, द्वियमुनम, त्रियमुनम, पंचगंगम, एक गंगम, कुछ भी दे सकते हैं वहाँ, द्विगंगम, कुछ भी, किसी भी नदी का नाम। और बोल उससे पूर्व में अगर संख्यावाची शब्द है तो वहाँ द्विगु मत जाइए, वहाँ कौन सा जाइए, नदी भिश्च सूत्र के तहत अव्ययी भाव समास। अब दोस्तों ये जो अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये क्या पूछा है, इसमें पूछा है चौरभयम इत्यत्र समासः वर्तते। चौरभयम बहुत एक अच्छा उदाहरण है जो पूछा जाता है परीक्षाओं में। और इसमें समास कौन सा है, इसमें है पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है, पंचमी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष के ही व्यधिकरण भाग का पंचमी तत्पुरुष समास। चौरभयम, चौराद भयम, इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा हमारा चौराद भयम, चोर से भय, ठीक है, बनेगा चौरभयम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ग्रामगतः, ग्रामगतः इत्यत्र समासः वर्तते। तो यहां हो जाएगा हमारा द्वितीया तत्पुरुष समास, ठीक है। कैसे होगा, इसका विग्रह अगर हम करते हैं तो बनता है ग्रामम गतः, ठीक है, ग्रामम गतः बनता है, तो यहाँ कौन सा होगा, द्वितीया तत्पुरुष समास के तहत ग्रामगतः बनता है, ठीक है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है गोरक्षितम इत्यत्र समासः वर्तते। तो गोरक्षितम में कौन सा समास है, तो यहाँ हमारा होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। कैसे होगा, विग्रह करिए, इसका पता चल जाएगा। विग्रह क्या होता है इसका, विग्रह होता है इसका गोभ्यः या गोभ्यो रक्षितम, ठीक है। जब हम ये बनाते हैं तो क्या बनता है, गोरक्षितम बनता है, और ये हमारा चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा शाक पार्थिवः इत्यत्र समासः वर्तते। अर्थात शाक पार्थिवः जो पद है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें हमारा कर्मधारय समास है। कौन सा, कर्मधारय। कैसे, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो बनता है शाक प्रियः पार्थिवः। क्या बनेगा, शाक प्रियः पार्थिवः, हो गया शाक पार्थिवः, कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया ये। अब दोस्तों अब जो प्रश्न आएंगे आगे उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे जो प्रश्न होते हैं पेपरों में अधिकतर पूछे जाते हैं और इनमें क्या होता है, गलती ज़्यादातर होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बच्चे प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है द्विगु समासस्य उदाहरणम नास्ति। ध्यान दीजिए, नास्ति, न अस्ति, कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ है और नहीं में, है में अंतर है, दोनों ध्यान से पढ़िएगा। अब जहाँ अस्ति होगा वहाँ है कौन सा है वो देख के करिएगा, जहाँ नास्ति है वहाँ नास्ति देख के करिएगा। यहाँ पूछा है नहीं है, तो 4 उदाहरण दे रखे हैं, पंचपात्रम, त्रिभुवनम, सप्तर्षयः, द्वियमुनम। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों पंचपात्रम तो है, पंचपात्र हो गए, ठीक है, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। उसके बाद त्रिभुवनम, त्रिभुवनम भी है, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम बन गया। उसके बाद सप्तर्षयः भी है, इसी का होगा, ठीक है, सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः सप्तर्षयः। पर द्वियमुनम ये नहीं होगा, इसमें क्या है, गड़बड़ है। इसमें यमुना, गंग, ये नदीवाची शब्द है
और नदीवाची शब्द में जब उसके पूर्व में संख्या लगती है तो वो हमारा द्विगु नहीं होता, वो होता है हमारा अव्ययी भाव। तो द्विगु समास नहीं है, द्वियमुनम जो पद है ये। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कर्मधारय समासस्य उदाहरणम नास्ति। न अस्ति नहीं है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? कृष्ण सर्पः प्रसिद्ध उदाहरण है भाई, ये तो कर्मधारय का ही है। पुरुष व्याघ्रः ये भी कर्मधारय का ही है। राजपुरुषः ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आगे देखते हैं। घनश्यामः ये भी घन इव श्यामः ये भी कर्मधारय समास है। तो राजपुरुषः नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका बनेगा राज्यः पुरुषः, और ये कर्मधारय में नहीं बैठता। ठीक है, राज्यः पुरुषः बनता है तो ये जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो ये तत्पुरुष का भाव हो गया, ये इसमें नहीं आएगा, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आता है, और ये प्रश्न है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अस्ति मतलब है, कौन सा उदाहरण है? किसका? अव्ययी भाव समासस्य, अव्ययी भाव समास का। तो पढ़िए उदाहरण क्या क्या है। पहला है कुपुरुषः, त्रिभुवनम, द्वियमुनम, अष्टाविंशतिः। तो कुपुरुषः तो अव्ययी भाव का नहीं है भाई, त्रिभुवनम भी नहीं है, अष्टाविंशति भी नहीं है, नहीं है ना, तो रॉन्ग लगाओ ना भैया, गलत। द्वियमुनम, द्वियमुनम नहीं है उदाहरण अव्ययी भाव समास का, इसलिए ये सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि यही पूछा है हमसे कौन सा उदाहरण है, तो द्वियमुनम है, क्योंकि यमुना नदीवाची शब्द है जिससे पहले संख्यावाची आ रहा है, तो ये अव्ययी भाव समास है। अब दोस्तों अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि एक शेष द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ अस्ति है, उदाहरण है, मतलब किसका? एक शेष द्वंद्व का। कौन सा उदाहरण है? तो देखिए रथाश्वम, रथाश्वम में रथ और अश्व दो शब्द है, नहीं, गलत। पूर्वापरौ, पूर्व अपर ये भी दो हैं, नहीं होगा। नर नार्य, नर और नारी ये भी नहीं है भाई, साफ साफ नहीं है। तो पितरौ, पितरौ जो पद है इसमें माता और पिता दोनों शब्द आते हैं, तो एक शेष द्वंद्व का यही एक आदर्श उदाहरण है। ठीक है, जो अधिकतर पूछा जाता है पेपरों में, पितरौ, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि नय तत्पुरुषस्य समासस्य उदाहरणम नास्ति। क्या प्रश्न है? नय तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति, नहीं है उदाहरण किसका? नए तत्पुरुष समास का। तो देखिए उदाहरण क्या क्या दे रखे हैं हमें ऑप्शन में है, पहला असंदेहः, दूसरा अब्राह्मणः, तीसरा कुपुरुषः, चौथा प्राचार्यः। ठीक है, कौन सा नए तत्पुरुष नहीं है? तो भैया सबसे पहले प्राचार्यः तो है, ठीक है, ये तो नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब्राह्मणः, न ब्राह्मणः, अब्राह्मणः ये भी है। असंदेहः, न संदेहः इति असंदेहः ये भी है। कुपुरुषः नहीं है भाई, कुत्सितः पुरुषः होता है इसका, और ये नए तत्पुरुष समास नहीं है, तो क्या होगा? कुत्सितः पुरुषः इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि द्वयी मातुरः इत्यत्र समासः वर्तते। तो द्वयी मातुरः में हमारा द्विगु समास होगा। कौन सा होगा? द्विगु समास होगा, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है अधिहरि अनुरूपम अतिनिद्रम यथाशक्ति अत्र समासः वर्तते। तो बहुत ही आसान बात है, पढ़ के पता चल रहा है बहुत आसान है। जिसको नहीं आ रहा वो तो बेटा जाके वीडियो देख लो, तब आपको आ जाएगा। जिसको आ रहा है बहुत अच्छा। तो अधि जो पद है हमारा ये अव्यय है, अनु ये उपसर्ग भी अव्यय भी है, अधि, अनु, अति ये तीनों उपसर्ग भी हैं, अव्यय भी है। यथा भी एक अव्यय है, तो अव्यय पद आ रहे हैं सब में, तो अव्ययी भाव समास होना तो लाजमी है भाई, यही होगा अव्ययी भाव समास। अब दोस्तों हमसे अगले प्रश्न में पूछा गया है यथा भक्ति इत्यस्य समास विग्रह किम या अस्ति। तो यथा भक्ति जो पद है इसका समास विग्रह क्या होगा? तो यथा भक्ति का समास विग्रह हमारा होगा भक्तिमनतिक्रम्य। क्या होगा? भक्तिमनतिक्रम्य, अव्ययी भाव समास है यहाँ। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हरित्रातः इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। तो हरित्रातः पद दे दिया, इसका समास विग्रह पूछा है, तो इसका होगा हरिणात्रातः। क्या होगा? हरिणात्रातः। यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है, हरिणात्रातः।
अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है मुष्टा मुष्टि, केशा केशी, दंडा दंडी। 3 उदाहरण दे दिए, बोला है कौन सा समास है। तो सीधी सी बात है, बहुत आसानी यहाँ है, बहुव्रीहि समास। अब कैसे है वो प्रक्रिया तो भाई आप वीडियो में जाके देखो, अगर आपको नहीं पता तो, या आपका गलत हो रहा है तो वीडियो में जाके देखो। बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करने हैं तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे अब, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है फिर। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, हम जल्दी जल्दी करेंगे अब प्रश्नों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमें लेने हैं इस वीडियो में। नरसिंह इत्यत्र समासः वर्तते। तो नरसिंह जो पद है इसमें हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है। नर इव सिंह, नरसिंह कर्मधारय समास। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विष्णोः पश्चात इत्यस्य समस्त पदम किम। तो विष्णोः पश्चात जो है इसका समस्त पद क्या होगा, इसका होगा अनुविष्णु, ठीक है। अनुविष्णु इसका सही उत्तर होगा, और अव्ययी भाव समास है इसमें। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है रामेश्वरः इत्यत्र समासः वर्तते। तो रामेश्वरः में होगा हमारा रामस्य ईश्वरः, इसका विग्रह करेंगे जब तब बनेगा, इसमें होगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। रामस्य ईश्वरः बनेगा, इसका विग्रह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा इसमें। दोस्तों हमारा जो ये प्रश्न है इसमें पूछा है कि कुंभकारः धर्मज्ञः इत्यत्र समासः वर्तते। तो यहाँ होगा हमारा उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है। और देखो दोस्तों ये कुछ है, जैसे प्रादि हो गया, अलुक हो गया, उपपद हो गया, इनके उदाहरण ही याद कर लो। तत्पुरुष के ही प्रकार होते हैं, भेद उपभेद तो उस वीडियो में बता रखे हैं मैंने, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। जो उदाहरण है याद कर लो। ये पूछे तो सीधा यही देना, जैसे कुंभकार धर्मज्ञ पूछे, इनमें समास पूछे तो उपपद तत्पुरुष समास लगा देना है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है युधिष्ठिर सरसिजम इत्यत्र समासः वर्तते। तो यहाँ होगा हमारा अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है। युधिष्ठिर और सरसिजम में पूछे तो अलुक तत्पुरुष समास। अब दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा है बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम नास्ति। नहीं है, उदाहरण नहीं है किसका, बहुव्रीहि समास का। तो कौन सा नहीं है, तो उदाहरण हमारे पास हमें जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो है सार्जुनः, धनुष्पाणिः, सचक्रम, पुंडरीकाक्षः। सार्जुनः भी उदाहरण है, धनुष्पाणिः भी उदाहरण है, पुंडरीकाक्षः भी उदाहरण है, सचक्रम नहीं है। तो सचक्रम हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण तो नहीं है। तो ये उत्तर हो गया हमारा। अब दोस्तों हमारे लिए अगला प्रश्न है सप्तमी तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति। सॉरी, उदाहरणम अस्ति, नास्ति नहीं अस्ति। सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है, तो दानपात्रम, रोगमुक्तः, देवपूजकः, नरोत्तमः। कौन सा है, तो नरोत्तमः सही उत्तर होगा। नरेषु उत्तमः, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया, नरोत्तमः। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारः। 3 नेत्रों का समूह क्या कहलाता है, त्रिनेत्रम। और 3 नेत्रों वाला कौन होता है, शिव होता है। पर ये मत सोचिएगा वह क्या बोलते हैं अन्य पद प्रधान से यहाँ बहुव्रीहि हो जाए, नहीं नहीं। त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारः का त्रिनेत्रम बनता है, और त्रिनेत्रम किसका होता है, समाहार द्विगु ही होता है वहाँ। ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था कि त्रिनेत्र किसके होते हैं, ठीक है, जानकारी के लिए। तो त्रिनेत्रम बनेगा इसका, त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारः, और यहाँ समाहार द्विगु समास होगा, समाहार द्विगु समास। हाँ। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सर्वाः रात्रयः इत्यस्य समस्त पदम किम। तो सर्वाः रात्रयः का क्या होगा, सर्वरात्रः, सही उत्तर ये होगा। कर्मधारय समास है यहाँ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है चित्रगुः इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। मतलब चित्रगुः का समास विग्रह क्या होगा, तो होगा चित्रागावो यस्य सः। चित्रगुः कौन सा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है हमारा अगला, इसमें पूछा गया है वृक्षच्छाया इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। तो वृक्षच्छाया का समास विग्रह क्या होगा, वृक्षस्य छाया, षष्ठी तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है षष्ठी तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति। मतलब जो उदाहरण नहीं है किसका, षष्ठी तत्पुरुष समास का। तो राजदूतः है भैया, है राजदूतः, राज्यः दूतः। धनार्थी, धनस्य अर्थी है। भवदाज्या, भवतः आज्या, ये भी है। नीलघटः नहीं है, ये कर्मधारय का भैया। तो नीलघटः क्या होगा, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय का है। तो इसका सही उत्तर यही होगा। तो दोस्तों आज के अभ्यास सत्र में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत।
ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके। दोस्तों, अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लग रहा है या समझ नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आगे इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बना के लाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।